हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो आज हम लेके आ चुके हैं चेट डायनेस्टी के सीजन 2 की एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आएगी। सो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग फिलहाल सिटी के अंदर मौजूद थे एंड वो एक होटल के अंदर बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे कुछ लोग टेबल के पास में बैठे हुए थे एंड वो सारे के सारे आपस में बातें कर रहे होते कह रहे थे कि उस वॉर की वजह से हमें कितना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। पूरे वर्ल्ड के अंदर ही क्योस मच के रह चुका है और समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। बड़ी फैमिलीज तो छोटी फैमिलीज को इस तरीके से ट्रीट करती हैं कि जैसे कि हम लोग उनके गुलाम हो। तो जब भी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी जो कि कह रही होती है कि तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इन सारी बातों के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल ही सही है और वैसे भी यहाँ पर जो इतना सब कुछ हो चुका है उस सब के बावजूद ये सब कुछ जो हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा सही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्डर मैन उठ के खड़ा हो गया था और वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी कम बात करनी चाहिए, वही तुम्हारे लिए अच्छा हो, स्पेशली जब तुम कुछ भी नहीं जानती हो इन सारी जगह के बारे में, ना ही तुम्हें कोई बैकग्राउंड स्टोरी पता है, तो अच्छा ही होगा कि तुम चुप ही रहो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वही एल्डर मैन बैठा हुआ था जो कि सबको उनका फ्यूचर एंड पास्ट के बारे में बताने लग जाता है और कह रहा था कि वैसे छोटी लड़की मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना ही होगा क्योंकि तुमने काफ़ी कुछ बता दिया है। वैसे वो डीमन सप्रेसिंग वॉर वाकई में वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और कह रही होती है कि आगे तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ज़रा चुप हो जाओ। लेकिन तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं भला क्यों ही चुप हूँ, मैं भला किस बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हें तो अच्छे से पता है एंड मैं कुछ गलत नहीं कहता। तभी हम देखते हैं कि उनके साइड में एक बंदा बैठा हुआ था जो कह रहा था कि अच्छा, तो क्या आपको उस डीमन सप्रेसिंग बैटल के बारे में कुछ नॉलेज है एल्डर, क्या आप हमें बता सकते हैं इस बारे में। तभी हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन तुरंत ही अपने उसी बाउल को लेके उसके अंदर हॉट वाटर को तुरंत ही डाल देता है वुड टेबल के ऊपर और कह रहा था कि क्या तुम्हें नहीं पता आगे शाओ फेंग के साथ में हुआ क्या था। खैर जो भी हो, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ। खैर शाओ फेंग के बारे में तो तुम्हें पता ही है, जो कि किन्यून का एक डिसाइबल था। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा रेयर लोग होते हैं इस वर्ल्ड के अंदर, लेकिन शाओ फेंग वो कुछ ज़्यादा ही रेयर था क्योंकि उसके पास में एक डीमन वेपन था जो कि एक स्टिक थी एंड देखने में वो एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सी स्टिक लगा करती थी, बट उसके अंदर ईविल सोल थी जिसका इस्तेमाल करते हुए शाओ फेंग काफ़ी कुछ कर सकता था। फिलहाल तो उसको बाद में एक डीमन गर्ल से भी प्यार हो चुका था जिसकी वजह से उसे काफ़ी कुछ झेलना पड़ा, क्योंकि जब उस डीमन गर्ल से उसे प्यार हुआ तो फिर उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा। पहले तो उसके खुद के सेक्ट के लोग ही उसके दुश्मन बन चुके थे और जब उसके खुद के ही मास्टर ने जू शियान सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस सोर्ड को सेक्रीफाइस किया और वो ऑलमोस्ट उसे मारने ही वाले थे, लेकिन तभी उसका प्यार यानी कि वो लड़की बायू बीच में आ गई। अब उनका ही कहना ही था कि लोग अब और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं एंड तभी एक बंदा पूछता है अच्छा फिर उस डीमन गर्ल के साथ क्या हुआ। तभी वो एल्डरमैन कहते हैं कि जब वो जू शियान सोर्ड के बीच में आ गई तो फिर तुम अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि आखिर क्या हुआ होगा उसके साथ में। जब वो लड़की बीच में, उसके साथ क्या ही हो सकता था, उसे अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे मौजूद एक बंदा वो भी काफ़ी उदास हो जाता है और कहता है कि क्या सच में उस लड़की के साथ में ये हुआ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे आसपास काफ़ी तेज़ हवाएं चलने लग जाती हैं और लोग अब आसपास दिख रहे थे क्योंकि उन्हें कुछ अजीब सा लग रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शाओ फेंग यानी कि डीमन किंग यहाँ पे मौजूद था एंड यहाँ पे सारे के सारे लोग थोड़े चौकन्ने हो चुके थे उसे देख के। लेकिन इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। इसके बाद हमें डायरेक्ट उसी बैटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारे डीमंस बहुत ही बड़ी तादाद में मौजूद थे एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे डीमन किंग वेले से भी काफ़ी सारे लोग मौजूद होते हैं। फिलहाल तो ये लोग एक दूसरे की जान के बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से दुश्मन बने हुए थे, ये सभी एक दूसरे को बहुत बुरे तरीके से मार रहे होते हैं और लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद होते हैं जो कि एक दूसरे के खून के प्यासे थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ हाई कल्टिवेटर्स भी मौजूद थे जो कि एक दूसरे की जान के बहुत ही बुरे तरीके से प्यासे भी बने हुए थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे डीमन आर्मी बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से एक दूसरे को मार रही होती है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे नियान भी मौजूद होता है जो कि अपनी आर्मी को इतने बुरे तरीके से मरने तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता था, जिसकी वजह से वो यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से डीमन किंग के लोगों को मार रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे डीमन किंग के लोग भी आ जाते हैं सामने नियान के एंड अब तो ये लोग आपस में एक दूसरे से बहुत ही बुरे तरीके से लड़ रहे होते हैं एंड एक दूसरे की जान के प्यासे बन
चुके थे। लेकिन वाकई में ये लड़ाई एक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की लड़ाई हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पे नियान के सामने डीमन किंग का राइट हैंड ही खड़ा था समझ लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग नियान भी बहुत बुरे तरीके से मार रहा होता है उसको। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे और भी लोग मौजूद थे जो कि उसका सामना करने के लिए मौजूद थे। एंड हम देखते हैं कि एक यंग लड़का वो भी बहुत अच्छे से फाइट कर रहा होता है नियान के साथ में। नियान तो अभी फिलहाल उसी को रोकने में लगा हुआ था, लेकिन तभी एक और पर्सन भी आ जाता है एंड दोनों ही मिलके काफ़ी अच्छे से उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन नियान भी कोई नॉर्मल पर्सन तो है नहीं जो कितनी आसानी से हार मान लेगा, तो वो भी उन्हें बहुत अच्छे से सबक सिखा रहा होता। यहाँ पे दोनों को ही काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रहा था वो अकेला। बट हम देखते हैं कि अल्टीमेटली वो लड़का अपनी सोर्ड के थ्रू उसे मारने ही वाला था, बट नियान एक बार फिर से बच जाता है। जिसके बाद उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो हम देखते हैं कि नियान भी तुरंत ही न जाने कैसे अपनी उसी आई को बाहर निकाल लेता है, जिसे देख के लोग तो हैरान थे ही, बट उसकी आई के अंदर इतना सारा ईविल ओरा मौजूद था कि आसपास मौजूद काफ़ी सारे लोगों को नुकसान पहुंच रहा था। एंड हम देखते हैं कि वो दोनों तुरंत ही एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेते हैं ताकि खुद को तो प्रोटेक्ट कर ही पाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आसपास के डिस्ट्रक्शन को देखते हुए डीमन किंग को वहाँ पे आना ही पड़ता है। बस जैसे ही शाओ फेंग की एंट्री वहाँ पे होती है, वहाँ पे तो काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था। इवन नियान की पावर वो तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैटर ही नहीं करती, बल्कि उसकी पावर का कोई वजूद ही नहीं नज़र आ रहा होता है शाओ फेंग की पावर के साथ में। जैसे ही वहाँ पे घोस्ट किंग की एंट्री होती है, वो बहुत ही बुरे तरीके से अटैक करता है। इवन हम देखते हैं कि वो नियान की आई को पकड़ के अपने हाथों के थ्रू ही उसे बहुत ही बुरे तरीके से कुचल डालता है, जिसकी वजह से नियान की आई के अंदर बहुत ही ज़्यादा पेन होने लग गया था। एंड वाकई में बहुत ही ज़्यादा बड़ी सज़ा थी नियान के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डीमन आर्मी जो कि अभी भी बहुत ही बुरे तरीके से डटी हुई होती है, वो बहुत बुरे तरीके से मार रही होती है अपने घोस्ट किंग के लोगों को। लेकिन हम देखते हैं कि अब तो जैसे जैसे घोस्ट किंग आगे बढ़ रहा होता है, बहुत ही बुरे तरीके से इन लोगों के ऊपर स्टोन्स आके गिर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके थे कि आखिर सडनली ये सब कुछ इनके साथ में क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे घोस्ट किंग की एंट्री हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओ फेंग काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन उसे देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कुछ करेगा। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वो तो अपने साथ काफ़ी सारे लोगों को मार डालता है। इवन डीमन आर्मी वो लोग ऐसे मारे जा रहे होते हैं, उन्हें देख के तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि छोटे मोटे कोई कीड़े मकोड़े हों अपने घोस्ट किंग के सामने। जिसके बाद हम देखते हैं कि इतने सारे लोगों को उसने सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ही मार डाला था। एंड यहाँ पे नियान के साथ साथ उसके टीम के बाकी सारे लोग भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वो सारे के सारे बस यही सोच रहे थे कि आखिर उनके सामने जो बंदा खड़ा है ये वही शाओ फेंग है, जो कि पहले इतना ज़्यादा वीक हुआ करता था। तभी शाओ फेंग को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी टीम के पास आके खड़ा हो जाता है और फिर उनके साथ में खड़ा होकर कह रहा था कि क्या तुम अभी भी मुझसे फाइट करना चाहोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी स्टिक के अंदर से अभी ढेर सारा ऑरा भी निकलने लग गया था, जिसको देख के अब डीमन आर्मी के लोग इतने ज़्यादा घबरा चुके होते हैं। इवन उनमें से कुछ अभी भी फाइट करने की सोच रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि शाओ फेंग उन्हें तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से पकड़ लेता है और उसके बाद फिर वो उसे मार भी डालता है। लेकिन नियान को इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो तो एक बंदे को आगे भेजता है मारने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि सारी की सारी डीमन आर्मी अब टूट चुकी थी, बल्कि वो लोग इतना ज़्यादा घबरा चुके होते हैं कि तुरंत ही आगे पैरों में गिर जाते हैं घोस्ट किंग के सामने और उससे कह रहे थे कि हम तुमसे भीख मांगते हैं, प्लीज़ हमें छोड़ दो, हमने सरेंडर कर दिया है, लेकिन हमें मारना मत। जिसके बाद हम देखते हैं कि नियान की पार्टी के सारे लोग अब यही सोच रहे होते हैं कि अब वो किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी आर्मी ने सरेंडर कर दिया है उसके सामने। जिसकी वजह से अब हम नियान को देखते हैं जिसके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं होता। तुरंत ही अपने पास में रखा हुआ एक टोकन निकाल लेता है और कहता है कि पिछले 800 ईयर्स से मैं इस लेगेसी को प्रोटेक्ट करता हुआ आ रहा था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके साथ वाले दोनों ही पर्सन बहुत ही ज़्यादा शौक हो रहे थे एंड उनके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता है, क्योंकि घोस्ट किंग के पावर के सामने वो वाकई में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ही हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनको आगे बढ़ता हुआ देख के उन्हीं का एक
साथ ही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा खा रहा होता है और कह रहा था कि हमने तो कसम खाई थी ना कि आखिर हम इस घोस्ट किंग से बदला लेंगे। भला कैसे तुम अपनी बातों से मुकर सकते हो? मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर कैसे तुम अपने एक्शंस पे इतने ज़्यादा गलत हो सकते हो। लेकिन तभी नियान उसे टोक रहा था और कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सारे के सारे लोग पागल हैं और इनके साथ मैं भी? लेकिन तभी वो पर्सन कहता है कि ऑफ कोर्स तुम बहुत ही ज़्यादा बड़े वाले पागल हो एंड मैं तुम्हारी तरह कभी भी एक ट्रेटर तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाला एंड ना ही मैं ऐसा कभी करूँगा, क्योंकि मैं ब्लड रिफाइनिंग होल को कभी भी धोखा नहीं दे सकता तुम्हारी ही तरह। एंड तुम लोगों ने तो कसम भी खाई थी, उस सब के बावजूद तुम मुकर रहे हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। लेकिन तभी नियान को देखते हैं जिसे कोई भी रिग्रेट नहीं हो रहा था ये सब कुछ करने के बावजूद भी, क्योंकि उसे पता था कि उसके सामने घोस्ट किंग खड़ा है एंड अगर वो थोड़ी भी हिम्मत करेगा कुछ करने की तो फिर घोस्ट किंग तो उसे वैसे ही नहीं छोड़ने वाला। जिसकी वजह से वो कह रहा था कि अच्छा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो एंड अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत, ठीक है, ये सब कुछ मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ, लो इसको प्रोटेक्ट कर लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही उसको थ्रो कर देता है उस पर्सन की तरफ, जिसकी वजह से वो उसे तुरंत ही होल्ड कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं घोस्ट किंग को, जो कि फिलहाल खड़ा हुआ था एंड उसी बंदे को देखने लग गया था। अब यहाँ पे वो बंदा डर तो रहा होता है लेकिन उस सब के बावजूद भी वो काफ़ी ज़्यादा डेयरिंग था एंड अभी भी यही कह रहा होता है कि भले ही तुम मुझे मारना चाहो तो मार सकते हो, लेकिन मैं कभी भी अपने ब्लड रिफाइनिंग होल को धोखा तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और ऐसे ही कहते हुए वो खाई के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका था और ऐसा लग रहा था कि बस अगर 2 कदम और पीछे कर ले तो फिर वो शायद से खाई के नीचे ही गिर जाएगा। जिसके बाद जैसे ही वो थोड़ा पीछे आता है तो फिर वो नोटिस कर लेता है कि अब उसके सामने मौत खड़ी हुई है। जिसके बाद उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, लेकिन फिर भी घबराता नहीं, हिम्मत बांधते हुए कह रहा होता है कि ठीक है, तुम मुझे मारना चाहते हो तो फिर मुझे मार डालो, लेकिन मैं कभी भी धोखेबाजी नहीं करने वाला हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि घोस्ट किंग की वो जो स्टिक थी उसके अंदर से ऑरा कम होने लग गया था, लेकिन यहाँ पे वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है एंड उसे लग रहा था कि अब तो घोस्ट किंग उसे मार ही देगा, जिसकी वजह से वो मरने के लिए भी रेडी हो गया था। लेकिन जैसे ही कुछ देर बाद वो अपनी आंखें खोलता है, वो नोटिस करता है कि उसके सामने तो कोई है ही नहीं, बल्कि वो सारे के सारे लोग जा चुके हैं। तभी वो थोड़ा साइड में देखता है तो घोस्ट किंग वहीं पे मौजूद था, जिसे देख के वो घबरा चुका होता है। लेकिन उसे लग रहा था कि उसके पास ये अच्छा मौका है एंड यहाँ पे घोस्ट किंग भी दूसरी साइड को ही खड़ा है, तो क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठा के वो घोस्ट किंग को मार ही डाले। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अपने वेपन को आगे करने की हिम्मत कर रहा होता है। तभी यहाँ पे घोस्ट किंग उसे कह देता है कि अच्छा, तो तुम मुझे मारना चाहते हो, ठीक है मारो। लेकिन वो पर्सन तो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता और मुझे अच्छे से पता है कि मैं तुम्हें मार भी नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम ये मत सोचो कि मैं तुमसे डरता हूँ। भले ही कुछ भी हो जाए ना, तो मैं अपने क्लैन के लोगों को धोखा दूंगा और ना ही तुमसे डरने वाला हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे शाओ फेंग तो उसे ये कहता है कि मुझे पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा डेयरिंग हो और अब से तुम मेरे साथ ही रहने वाले हो, चलो मेरे साथ। और ये कहते हुए वो आगे बढ़ने लग जाता है। अब उसे आगे बढ़ता देख एंड घोस्ट किंग से ये सुनता हुआ देख के कि तुम मेरे साथ चलोगे, ये सुनते ही वो पर्सन और भी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ भला कैसे चल सकता हूँ। तभी यहाँ पे वो कहने लग गया था कि देखो, इतने सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और वो सारे के सारे तुम्हें मारना ही चाहते हैं, तो मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो फिर इसमें तुम्हारा फ़ायदा ही है। जिसकी वजह से वो पर्सन न जाने क्या ही सोचने लग जाता है और कहता है कि ऑफ कोर्स इसने बिल्कुल सही कहा, घोस्ट किंग के साथ रहता हूँ तो दूसरे क्लैन का कोई भी पर्सन मुझे मारने की कोशिश ही नहीं करेगा और मुझे अभी जिंदा रहना है, मैं इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मर सकता। जिसकी वजह से वो कह रहा होता है शाओ फेंग, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो एंड तुम्हें ये सब कुछ करके क्या मिलने वाला है। लेकिन घोस्ट किंग तो उसे कोई जवाब ही नहीं देता, बल्कि वो अपने सफ़र में आगे की तरफ को बढ़ने लग जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। वेल, जेड डायनेस्टी के सारे एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल पे मिलने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ही कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।